वार्षिक परीक्षा में चैप्टर 12 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये पार्ट आपको 8 नंबर दिला सकता है, 8 से 10 नंबर, इसलिए इसको तैयार जरूर करना है। हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1, सही जोड़े मिलाइए। विभाग अ, विभाग ब, ईवीएम। तो ईवीएम क्या है? तो ईवीएम हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर विभाग ए, विभाग बी, पहला है ईवीएम। तो ईवीएम का आएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दूसरा है लोकतंत्र का आधारशिला, तो इसका 5वां आएगा ग्राम पंचायत। तीसरा है लोकतंत्र का परजीवी, तो पहला आएगा चुनाव। लोकतंत्र लोकमत इलेक्ट्रॉनिक घड़तर के माध्यम, तो इसका दूसरा आएगा फिल्म। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, विभाग ए और विभाग बी दिया है लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था, तो इसका चौथा आएगा संसद। दूसरा है संसदीय लोकतंत्र शासन व्यवस्था, तो इसका भारत। तीसरा है अध्यक्षीय लोकतंत्र शासन व्यवस्था, इसका 5वां आएगा यूएसए। चौथा है भारतीय जनता पक्ष, तो राष्ट्रीय पक्ष है। इसका देखते हैं विभाग अ, विभाग ब, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार, तो आएगा छठा व्यक्ति के चुनाव का सिद्धांत। दूसरा है लोकतंत्र का आधार, तो इसका 5वां आता है चुनाव। तीसरा है लोकसभा का मुद्रित माध्यम, तो इसका दैनिक समाचार पत्र, तीसरे का तीसरा ही आएगा। यहाँ पर देखते हैं लोकसभा का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो इसका आएगा दूसरा टेलीविजन। अब हम लोग देखते हैं सत्य असत्य बताइए। तो भारत में बिना पक्ष का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो ये विधान असत्य है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय पक्ष, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय पक्ष कांग्रेस, ये राष्ट्रीय पक्ष है। तीसरा है तो ये विधान सत्य है। तीसरा है चुनाव ये लोकतंत्र का परजीवी है, तो सत्य है। भारत का चुनाव तंत्र स्वतंत्र है या स्वायत्त संस्था है, तो ये विधान सत्य है। तो 5वां देखते हैं, हमारे देश के अध्यक्षीय प्रमुखीय लोकतंत्र का शासन व्यवस्था है, असत्य विधान है। छठा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट, ये प्रादेशिक दल पक्ष है, विधान असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है कैसा लोकमत लोकतंत्र में विशेष महत्व बताता है, तो प्रबल और संगठित, इसका उत्तर आएगा। दूसरा है ईवीएम का पूरा नाम, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका पूरा नाम आएगा। तीसरा है संसदीय लोकतंत्र में सरकार की रचना कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। तो चौथा है किसी की मृत्यु या राजीनामा के कारण खाली पड़े हुए सीट को भरने के लिए चुनाव की योजना को क्या कहते हैं, तो उसके कहते हैं उपचुनाव। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मताधिकार वाला देश कौन सा है, तो वह है उत्तर भारत। छठा है हमारे देश की चुनाव किस मतदान पद्धति द्वारा होता है, तो गुप्त मतदान पद्धति द्वारा। 7वां है लोकतंत्र रूपी रथ के 2 पहिए कौन हैं, तो सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष। 8वां है मताधिकार किस किस को नहीं दिया गया है, तो पागल को, दिवालिया को, नादान, गुनहगार और परदेशियों को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लोकमत के प्रसार के लिए खाली जगह माध्यम कम असरकारक होता है, तो इसका आंसर आता है उपराष्ट्रपति, तो इसका आता है मुद्रित, इसका आंसर सी मुद्रित आता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान खाली जगह महत्व दिया जाता है, उत्तर आएगा गुप्त मतदान को। तीसरा है भारत में खाली जगह वयस्क मताधिकार का हक है, तो ये है सार्वत्रिक। चौथा है जो राजकीय पक्ष देशव्यापी होता है उसे खाली जगह पक्ष कहा जाता है, तो राष्ट्रीय पक्ष कहा जाता है। 5वां है हमारे देश की प्रतिनिधि खाली जगह है, तो लोकतंत्र। छठा है यूएसए में खाली जगह लोकतंत्र का शासन व्यवस्था है, तो अध्यक्षीय। 5वां देखते हैं सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला है निम्नलिखित में से किस चुनाव की कार्रवाई चुनाव तंत्र द्वारा होता है, तो इसका आंसर आएगा उपराष्ट्रपति की। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रादेशिक राजकीय पक्ष है, तो तृणमूल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम लोकतंत्र के प्रसार के लिए योगदान देने वाला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, तो टेलीविज़न। हमारे देश में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार में खाली जगह के सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो यहाँ पर आएगा व्यक्तिगत मत। चुनाव को
को लोकतंत्र का क्या गिना जाता है? तो परजीवी गिना जाता है। छठा है, लोकतंत्र को जीवंत कौन रखता है? तो चुनाव। क्या आएगा? चुनाव। ओके, हम अगला देखते हैं। तो सेक्शन सी देखते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। भारत में चुनाव तंत्र प्रक्रिया। तो यह आंसर है, भारत में नागरिकों को सर्वस्व मताधिकार प्राप्त है। हमारे देश में चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किए जाते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में चुनाव की तारीखों की घोषणा, उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने, उनकी छानबीन, नामांकन पत्र वापस लेने, उम्मीदवार की अंतिम सूची की घोषणा, उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह देने, चुनाव प्रचार, मतदान और चुनाव परिणामों की घोषणा आदि बाबतों का समावेश होता है। संसद सदस्य अथवा तो विधानसभा के सदस्य के अवसान या त्यागपत्र देने से खाली बैठक के भरने के लिए किए गए चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। यदि संसद या विधानसभा अवधि पूर्ण होने से पहले विघटित होते हैं तो संसद या विधानसभा के गठन के लिए आयोजित चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। दूसरा है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक यानी राजकीय दल पक्ष के प्रकार। तो राष्ट्रीय दल को राजनीतिक पार्टियों का देशव्यापी है, उन्हें राष्ट्रीय पक्ष कहते हैं। राष्ट्रीय दल के लिए चुनाव आयोग ने निश्चित मापदंड नियत किया है। तदुपरांत जिस राजनीतिक पार्टी ने कम से कम 4 मान्यता मिली हों, राज्यों में पूर्व चुनाव के मान्य किए गए कुल मतों के 4% प्राप्त किए हों, उसे राष्ट्रीय पक्ष के रूप में मान्यता मिली हो। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस राष्ट्रीय पक्ष हैं। प्रादेशिक दल, जिन राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव अमुक राज्यों या प्रदेश तक सीमित है, उन्हें प्रादेशिक दलों के रूप में मान्यता मिलती है। जैसे पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में आसाम गण परिषद आदि। तीसरा है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। लोकमत के मुद्रित माध्यम। तो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में जनमत, लोकमत विकसित होता है और उससे अभिव्यक्ति मिलती है। भिन्न विचारधारा वाले लोग किसी एक घटना के विषय में अलग अलग निर्णयों पर आए, यह स्वाभाविक है। समाचार पत्र पर द्वारा प्रस्तुत किए गए अहवाल सच्चे, तटस्थ और पूर्व रहित हो, इसके लिए समाचार पत्र की स्वतंत्रता आवश्यक है। विविध समस्याओं के विषय में चर्चा, विशिष्ट लेख आदि द्वारा समाचार पत्र लोक मत का विकास कर सकते हैं। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता होगी तभी वे सरकार के कामकाज का यथार्थ चित्रण दोनों लोगों तक प्रस्तुत कर सकेंगे, तो ही लोगों तक संतुलित तटस्थ समाचार पहुंचेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं, संक्षिप्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। लोकतंत्र, लोकमत का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। आंसर है, लोकमत का विकास करने में रेडियो, टीवी, सिनेमा जैसे दृश्य श्राव्य माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्च निरपेक्षता वाले देशों में दृश्य श्राव्य माध्यम की अधिक उपयोगी है। देश और विश्व के समाचार लोगों तक रेडियो द्वारा पहुँच जाते हैं। सिनेमा के पर्दे पर अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, स्त्रियों का शोषण, गरीबी आदि सामाजिक आर्थिक समस्याओं को प्रस्तुति द्वारा उनके लोकमत का विकास प्रभावपूर्ण ढंग से हो सकता है। अंतर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय दल और प्रादेशिक दल। तो ये है, जिन राजनीतिक पक्ष को कम से कम 4 राज्यों के पिछले चुनाव में कम से कम 4% मत प्राप्त हों, उसे राष्ट्रीय पक्ष कहते हैं। जो मानदंड पूरा करने में असमर्थ हों, उसे प्रादेशिक पक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। राष्ट्रीय दल का कार्य क्षेत्र 4 राज्यों या दूसरे देश में होता है, पूरे देश में होता है, जबकि क्षेत्रीय दल का कार्य क्षेत्र 1-2 राज्यों तक सीमित होता है। छठा है, अंतर लिखिए। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र। तो संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। देश का अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। दूसरा है, सरकार संपूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा है, दोहरी कार्यपालिका होती है, तो एक हरी कार्यपालिका होती है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र है।
अगला हम देखते हैं, नीचे दिए गए बयानों के कारण लिखिए। भारत में कितने दल प्रादेशिक दल हैं? तो आंसर है भारत में 8 प्रादेशिक दल हैं। पहला है द्रविड़ मुनेत्र कसगम, दूसरा है अकाली दल, तीसरा है साम्यवादी दल, चौथा है मार्क्सवादी दल, पांचवा है आसाम गण परिषद, छठा है बहुजन समाजवादी दल, सातवां है समाजवादी दल, तीसरा आठवां है शिव सेना। लोकतंत्र रूपी रथ के 2 पहिए हैं, सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष। आंसर है लोकतंत्र में लोगों का समर्थन प्राप्त करके ही चुनाव द्वारा सत्ता प्राप्त की जा सकती है और सत्ता पर रह जाया जा सकता है। सत्ता पक्ष को लोकतंत्र की इच्छा उनकी आकांक्षाओं के अनुसार शासन करना पड़ता है। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष काफ़ी महत्व होता है। विरोधी पक्ष सरकार को असंवैधानिक कार्य करने से रोकता है, इसका विरोध कर उसे उसके त्रुटियों में अवगत कराता है। लोकतंत्र का रथ सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष के 2 पहिए पर गतिशील रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है प्रसार माध्यम लोकतंत्र जागृत करने का सघन माध्यम है। आंसर है वर्तमान में देश का विश्व की घटनाओं से लोगों को जानकर रखने के लिए दैनिक समाचार पत्र, सामाजिक साप्ताहिक, पाक्षिक, विशिष्ट विषयों के सामाजिक आदि महत्वपूर्ण हैं। दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में जनमत विकसित होता है और उससे अभिव्यक्ति मिलती है। भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोग किसी एक घटना के विषय में अलग अलग निर्णयों पर आए, यह स्वाभाविक है। समाचार पत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए अहवाल सच्चे, तटस्थ और पूर्वग्रहित हो, इसके लिए समाचार पत्र की स्वतंत्रता आवश्यक है। विविध समस्याओं के विषय में चर्चा, विशिष्ट लेख आदि द्वारा समाचार पत्र लोकमत का विकास कर सकते हैं। समाचार पत्र की स्वतंत्रता होगी तभी वे सरकार कामकाज का यथार्थ चित्रण लोगों तक प्रस्तुत कर सकेंगे, तो ही लोगों तक संतुलित तटस्थ समाचार पहुँचेंगे। चौथा है मतदाता लोकतंत्र को जीवंत रखता है। तो आंसर है लोकतंत्र के मतदाता का महत्व है, उसमें बिना भेदभाव किए निश्चित उम्र से मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। सर्वस्व वयस्क मताधिकार में प्रति व्यक्ति एक मत का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र में मतदान अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है। चुनाव के समय प्रजा अपने प्रतिनिधि का मूल्यांकन करती है। लोकतंत्र में लोगों का समर्थन प्राप्त करके ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। मतदाता सरकार को तानाशाही नहीं बनाते हैं। यदि सरकार जनता की और राष्ट्रहित की अवहेलना करती है तो अगले चुनाव में उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। पांचवा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। चुनाव लोकतंत्र का थर्मामीटर है और राजनीति पक्ष का प्रत्याशियों के लिए जीवन रेखा। लोकतंत्र में चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधियों के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। देश की भावी मार्ग निश्चित करने के लिए नए राजकीय प्रभाव पैदा करता है। चुनाव से देश के सामाजिक आर्थिक वातावरण का आभासी भी होता है, इसलिए मुक्त, पारदर्शी, न्यायपूर्ण चुनाव ये आवश्यक है। इस प्रकार चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। छठा देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए प्रबल संगठित लोकमत अत्यंत आवश्यक है। तो आंसर है लोकतंत्र के सरकार लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त करती है, महद रूप से वह लोकमत पर आधारित होती है। यदि सरकार विविध समस्याओं के संबंध में सरकारी नीतियों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखे तो ही वो सत्ता पर टिक सकती है। लोकमत सरकार को दुर्व्यवस्था करने से रोकता है और ऐसी परिस्थितियां का निर्णय करती हैं कि सरकार देश हित की अवहेलना न कर सके। सरकार बुद्धिशाली, जागृत और जानवर नागरिकों को भूमिगत नहीं कर सकती। इस प्रकार प्रबल और संगठित लोकमत की भूमिका लोकतंत्र पर अत्यंत आवश्यक है। सेक्शन डी भी इसमें से आता है। फिर पहला है गुप्त मतदान अर्थात क्या, समझाइए। तो मतदाता अपना मत किसी पक्ष को देता है, इसकी जानकारी किसी को ना पड़े, इस प्रकार मत देने की पद्धति को गुप्त मतदान कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया गुप्त मतदान पद्धति द्वारा किया जा सकता है। मतदाता को अपना मत गुप्त रखने का अधिकार प्राप्त है। मतदाता ने किसी को मत दिया है उससे पूछा नहीं जा सकता है। मतदाता अपना
मतदाता मत गुप्त रहे ऐसी व्यवस्था चुनाव तंत्र में की गई है। हमारे देश में मतदान के लिए 2 पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। पहला ईवीएम द्वारा होता है, दूसरा चुनाव पत्र के द्वारा मतदान। ईवीएम द्वारा किए गए मत की गिनती करने में बहुत ही आसानी होती है और समय का बचत होता है। मतदाता अगर नामांकित उम्मीदवार में से किसी एक ही उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहता है तो वह नोटा यानी नन ऑफ दी एबोव का उपयोग कर सकता है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। लोकमत यानी मतदाता और सरकार। तो लोकतंत्र में सरकार को लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त होती है और मदद रूप से वह लोकमत का आधारित होती है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में सत्ताधीश पक्ष सत्ता को टिकाए रखने और पुनः सत्ता पर आने का लक्ष्य रखते हैं, इसलिए लोकमत का महत्व बहुत अधिक है। यदि सरकार विविध समस्याओं के प्रबंधन व सरकारी नीतियों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखे तो ही सत्ता पर टिक सकती है और पुनः सत्ता प्राप्त कर सकती है। प्रबल और संगठित लोकतंत्र में भूमिका लोकतंत्र के अत्यंत उल्लेखनीय होती है। सरकार को यह दुर्व्यवस्था करने से रोकती है और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है कि सरकार देश हित की अवहेलना न कर सके। सरकार जागृत, बुद्धिशाली और जानकारों नागरिकों को भ्रमित नहीं कर सकती है। तीसरा है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। चुनाव आयोग और राजनीतिक पक्ष। हमारे देश में बहुदलीय लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव आयोग ने कुछ निश्चित धाराएं निर्धारित की है। चुनाव आयोग की निश्चित नीतियों तथा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किसी भी दल को राष्ट्रीय या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता देता है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 10 मार्च 2014 तक देश में 1593 पक्ष नामांकित थे। राष्ट्रीय पक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त पक्ष की मान्यता प्राप्त मतों के आधार पर रद्द हो सकती है, बल्कि अनेक प्रादेशिक पक्षों को राष्ट्रीय पक्ष की मान्यता प्राप्त हो सकती है। चौथा है भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो भारत में नागरिकों को सर्वाधिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किए जाते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में चुनाव की तारीखों की घोषणा, उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने, उनकी छानबीन, नामांकन पत्र वापस लेने, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा, उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह देने, चुनाव प्रचार, मतदान और चुनाव परिणाम का घोषणा आदि बाबतों का समावेश होता है। संसद सदस्य अथवा तो विधानसभा के सदस्यों के अवसान या त्यागपत्र देने से खाली बैठकें भरने के लिए किए गए चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। यदि संसद या विधानसभा अवधि पूर्ण होने से पहले विघटित होते हैं तो संसद या विधानसभा के गठन के लिए आयोजित चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। पाँचवा है लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है, समझाइए। तो चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण लक्षण है। ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। लोकतंत्र में चुनाव द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि को देश का शासन करने की सत्ता सकते हैं। उस प्रतिनिधि के शासन में नागरिकों को संतोष हो तो वह दोबारा चुना जाता है। अगर संतोष नहीं है तो उसे हटाकर दूसरे प्रतिनिधि को चुना जाता है। चुनाव लोगों के प्रतिनिधि के कार्य का मूल्यांकन करने की सत्ता देती है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। देश के सामान्य चुनाव में राजकीय पक्ष और अपक्ष उम्मीदवार भाग लेते हैं। स्थानीय स्वराज्य की ग्रामीण और शहरी संस्थाओं में चुनाव द्वारा प्रतिनिधियों को पसंद किया जाता है। राजकीय पक्ष और चुनाव लड़ने वाले अधिकारों के लिए चुनाव राजकीय जीवन रेखा है। लोकतंत्र लोकमत के अनुसार चलता है, इसलिए चुनाव लोकतंत्र को जीवित रखता है। छठा है लोकतंत्र में लोकमत का महत्व समझाकर लोकमत के माध्यमों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र में लोकमत का महत्व इस प्रकार से है। लोकतंत्र में सरकार का निर्वाह और पतन लोकमत पर निर्भर है। लोकमत शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखता है। प्रशासक वर्ग की भ्रष्टता और मनमानी पर प्रबल लोकमत जागृत करके ही नियंत्रण रखा जा सकता है। चौथा है लोकमत नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत करता है और विकास करता है। शासन द्वारा अपनी योजनाओं के लिए जन सहयोग लोकमत को जागृत करके ही प्राप्त किया जा सकता है।
लोकमत के माध्यम, तो लोकमत के माध्यम है मुद्रित माध्यम। वर्तमान युग में देश विदेश की घटनाओं में लोगों की जानकारी रखने के लिए दैनिक समाचार पत्र सामाजिक, साप्ताहिक, पाक्षिक विशिष्ट विषयों के सामाजिक आदि का महत्वपूर्ण करते हैं। दूसरा है दृश्य श्राव्य माध्यम। लोकमत के विकास में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा जैसे अन्य श्राव्य माध्यम अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पाठ 13 भी देख लेते हैं, सिर्फ यही ऑप्शन है, सत्य सती आते हैं बस, और कुछ नहीं आता है, तो इसलिए इसको देखते हैं। पहला है भारत करोड़ों वर्ष पहले गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का एक भाग था, तो सत्य है। दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 देश भारत में बड़े हैं, असत्य है। वह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 देश भारत से बड़े हैं, तो ये विधान असत्य है। तो तीसरा है इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश है, तो ये विधान भी असत्य है। तो 7वां देश भारत है, बराबर, 6 देश बड़े हैं। यहाँ पर देखते हैं इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश है, नहीं है, असत्य है। चौथा है भारत उत्तरी गोलार्ध में अफ्रीका खंड के दक्षिण भाग से आया हुआ है, सत्य है। भारत का समय प्रमाणिक रेखा 5 राज्यों में से होकर गुजरता है, सत्य है। भारत में सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, तो सत्य है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 14। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।